So today we will study क्या? Lysosome. So Golgi body we done. We are done with that. Today we'll start 11.8.8. शुरू करेंगे हम लोग 11 लाइसोसोम। क्या क्या जान रहे हो लाइसोसोम के बारे में, थोड़ा रिकॉल करें और बोले हमें। सुसाइडल बैग, आत्महत्या करने वाला वो, ठीक है ना बंदा, सुसाइडल बैग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑकरेंस देखते हैं। ठीक है, ऑकरेंस ठीक है, एनिमल्स के केस में देखते हैं। प्रेजेंट है, in plant the activity of lysosome is performed by vacuole spherosome। तो आप बोलना चाहो कि ये एब्सेंट है तो आप गलत नहीं हो। स्फेरोसोम, ठीक है, एनिमल में प्रेजेंट तो रहता है लेकिन इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ मैच्योर आरबीसी। ठीक है, बट एब्सेंट इन, जहां पे मैं एब्सेंट लिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, मैच्योर आरबीसी रेड ब्लड सेल में ही एब्सेंट होना है। फाइन, इट इज सिंगल membrane bound cell organelle, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। आप खुद भी सोच सकते हो कि ये किससे बना हुआ है ना। ये बना हुआ है गोल्गी बॉडी से, एंड वी नो दैट गोल्गी बॉडी बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड हम ये जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। तो ऑब्वियसली ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर वाला एक सेल ऑर्गेनेल होगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पीएच इसका, पीएच से क्वेश्चन आता है 4 to 5।
मतलब एसिडिक है। ध्यान से सुनेंगे। The pH inside lysosome is 4 to 5, है ना। सेल का pH न्यूट्रल होता है। जब सेल इंजरी को इनकाउंटर करता है तब उसका pH घटता है। ये सब चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। मूविंग फॉरवर्ड। नोट्स बनाते चलेंगे जी, मुझे चाहिए। हाइड्रोलाइसिस, फाइन। ये फिगर याद रखेंगे, 50 प्रकार का हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इसके पास है। About 50 types of 50 different types of hydrolase. It can have, है ना, रहता है इसके पास। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। Some examples are डीएनए को डिग्रेड करने वाला, आरएनए को डिग्रेड करने वाला, प्रोटीएज प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला, ग्लाइकोसाइडेज ग्लाइकोसाइड्स को, फॉस्फेटेज, लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज। ठीक है, फॉस्फेटेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम, ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल एंजाइम ऑफ lysosome. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, है ना। ये एसिडिक कंडीशन को कैसे अचीव करता है? फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनल है ना, उसके अंदर हाईली एसिडिक कंडीशन क्रिएट करना है, तो क्या होना चाहिए? लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। नहीं, क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एसिडिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनल? व्हाट दैट ऑर्गेनल का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। ज्यादा होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए, किस चीज का? H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा सेल के अंदर। फाइन, सो इट डज द सेम। ओके, एक्टिवली ये H+ आयन को ले लेता है साइटोप्लाज्म से, जिसके चलते इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कहने का मतलब pH बढ़ गया, सॉरी घट गया। एसिडिक कंडीशन of lysosome is achieved by
pumping H plus ion from cytoplasm. Fine. कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लाइसोसोम्स चूंकि डिग्रेडिंग एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनल है, तो भैया खुद कैसे बचा हुआ रहता है, सोचने वाली बात है कि नहीं, है ना। डिस्ट्रक्टिव एंजाइम उसके पास है, तो खुद भी तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए ना उसका, ठीक है। तो वो ऐसा क्या चीज है जिससे वो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, ओके। क्या चीज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स रहते हैं इसके पास, जिसके चलते हाइड्रोलिटिक एंजाइम होने के बावजूद भी लाइसोसोम डिग्रेड नहीं होता है जल्दी। लाइसोसोम contains degrading enzyme, but beside these it do not get degraded, ठीक है, easily. This is due to presence of membrane stabilizer in the plasma membrane. Fine. Cholesterol, heparin, and cortisone, ठीक है। ये सब कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स है, okay? कुछ मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइजर्स भी है। Certain chemicals are there which are known to disturb the lysosome, such as बता रहा हूं मैं। are bile salt, steroids, hormones, lipid soluble vitamins। क्वेश्चन आता है यहां से, can you tell me the lipid soluble vitamins? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ई, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट रेस, यूवी रेस, एक्स रेस, है ना। ये सब मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइजर्स है, ये सब मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइजर्स है। किसके? लाइसोसोम्स के। स्टेबलाइजर वर्क कैसे करता है? स्टेबलाइज करता है, टूटने नहीं देता है, उसको डिस्ट्रक्ट होने नहीं देता है, पकड़ के रखता है, एंजाइम्स को काम करने नहीं देता है ना। एंजाइम मान के चलो लिपिड लेयर पे बाइंड करेंगे, तो एंजाइम
एफिशिएंटली बाइंड ही नहीं कर पाएगा लिपिड मेम्ब्रेन पे, तो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। तो एंजाइम काम नहीं करेगा तो डिस्ट्रक्शन नहीं होना है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस का तरह कुछ फिनोमेनन शो करता है। मेटामॉर्फोसिस का तरह फिनोमेनन शो करता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? Development of a body in different stages throughout its life. ठीक ना, तो लाइसोसोम भी मेच्योर स्टेज में कन्वर्ट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स। फाइन, वो मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। Lysosome gets mature by following series of intermediate structure. ठीक है, intermediate structures. This phenomenon is called polymorphism. फाइन, इसको polymorphism हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ लाइसोसोम on the basis of developmental stages. Types of lysosome with respect to development stages. Functional function, ठीक है, फंक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम कहने का मतलब जो फ्रेश लाइसोसोम अभी अभी क्रिएट हो रखा है ना, अभी अभी क्रिएट हो रखा है जो लाइसोसोम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, जो गोल्गी बॉडी से बना हुआ है। फाइन, द फ्रेशली formed lysosome with, ठीक है, इसको हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये लाइसोसोम फंक्शनल नहीं है अभी। फाइन, इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम अभी फंक्शनल नहीं है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, दिस लाइसोसोम इज not functional. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, इसको हम लोग हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं। हेट्रोफेगोसोम, डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं इसको। इतने सारे नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम आप उसको समझिए जो कि अब भोजन को डाइजेस्ट करने वाला है। जैसे कि एमोबा के केस में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करता है ना,
मान के चलो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को उसने इनगल्फ करा, है ना, इनगल्फ कर लिया, फाइन। ये रहा फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल जाके मिल जाएगा लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम उसको डिग्रेड करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइसोसोम को हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं। ठीक है, इट इज सच lysosome which digest the food, digest the endocytotic food, जो एंडोसाइटोसिस से फूड को ले रखा है ना, उसको हम लोग सेल ईटिंग वाला प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग वाला प्रोसेस, फाइन। वहां पे जो डाइजेशन होना है दैट इज डन बाय सेकेंडरी लाइसोसोम। डीलिंग द टर्शियरी लाइसोसोम, या फिर इसको हम लोग रेसिडुअल वैक्यूल भी कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में, है ना, टीलोलाइसोसोम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अभी भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना। तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अभी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर डस्टबिन वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे टर्शियरी लाइसोसोम, है ना। द undigested food remains in a lysosome called tertiary lysosome. Fine. Next, autophagosome. ऑटोफेगोसोम या फिर साइटोलाइसोसोम या फिर ऑटोलाइसोसोम। आएंगे सोसाइटल बैग पे आएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक सोसाइटल बैग आया क्यों नहीं, आएगा, है ना। सो ऑटोफेगोसोम उस लाइसोसोम को कहेंगे, है ना, उस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम लोग ऑटोफेगोसोम कहेंगे, जो फूड ना डाइजेस्ट करके सेल के अंदर के पुराने सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करे, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोफेगोसोम। डिड यू गॉट? Autophagosome are those lysosome which degrades the older cell organelles. फाइन, जो नॉन फंक्शनल सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डाइजेशन करेगा। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोफेगोसोम या साइटोसोम, साइटोलाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम डिग्रेडिंग dead cell organelles are called autophagosome. कोई डाउट? ठीक ना, ओके।
क्या होगा जी यदि लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में बस्ट कर जाएगा तो? उसके एंजाइम्स पूरे सेल को खा जाएंगे। यस, खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना? इन द साइटोप्लाज्म, देन द एंटायर cell will get degenerated, will get degraded. ठीक है, डिग्रेड हो जाना है। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हेट्रोफेगी, ठीक है, ऑटोफेगी या सोसाइटल बैग। ओके, दिस कंडीशन is called intracellular digestion, heterophagy, autophagy। फाइन, ये सब कहेंगे। सुसाइडल बैग, यही टर्म सुनना जान रहे थे ना, यही सुनना चाह रहे थे ना? also known as, ये कंडीशन है। suicidal, suicidal, suicidal bag। check the spelling of suicidal bag, is it correct? Yes, sir. Thank you very much। क्या हो गया ये? SUI, okay, suicidal bag। okay, let's see the function। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम के। ठीक है, लाइसोसोम का सिर्फ फंक्शन यही नहीं है कि भोजन को डाइजेस्ट करे, सेल ऑर्गेनल्स को डिग्रेड करे, है ना? पूरे सेल्स को, ये जो सेल में टॉक्सिसिटी भर गया है तो स्कैवेंजर की तरह काम करे। ठीक है, इसको हम लोग स्कैवेंजिंग भी कह सकते हैं। स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है मिली? सर दूसरे लाइव ऑर्गेनिजम्स को खा जाना। लाइव ऑर्गेनिजम्स को? अरे यार, स्कैवेंजर्स, वल्चर इज नॉन डेड एज, ऑर्गेनिजम्स को। डेड ऑर्गेनिजम्स को खा जाना। हाँ, तो क्या करते हैं? स्कैवेंजिंग का मतलब होता क्या है? क्लियर करना, क्लीन करना, साफ करना, यही होता है ना स्कैवेंजिंग का मतलब, यस है ना? सर। okay, fine। so let's see the function of lysosome। ठीक है, can you tell me the difference between the palm of a human being and a duck? can you say the difference? हमारे पाम में, हाथ में या फिर पैर का जो पाम है और डक का जो पाम है, उसमें क्या डिफरेंस है? फिंगर्स के बीच में डक में कुछ मेम्ब्रेन टाइप का होता है, पर हमारे पास नहीं है वो। हमारे पास वो मेम्ब्रेन नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास भी वो वेब्ड फीट रहता है। फाइन, वी डू हैव दैट स्ट्रक्चर, लेकिन हमारे फिंगर्स के बीच से वो वेब्ड स्ट्रक्चर हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। फाइन, और वो डिग्रेड करता कौन है? दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फाइन, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन है कि उस पर्टिकुलर रीजन को खाली कर दे, हटा दे, तब जाके हमारे पास इस तरीके का डक्टाइल्स आते हैं। ठीक है, डिजिटेस आते हैं, डिजिटिक कहते हैं, डक्टाइल्स नहीं कहते, डिजिट्स कहते हैं। फाइन। ठीक है, लाइसोसोम डाइजेस्ट बैक्टीरिया, वायरस ना, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फाइन,
फ्रॉग के केस में मेटामॉर्फोसिस अचीव होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम। फाइन, टेल कट जाता है, पूंछ जो होता है पूंछ को तोड़ने में, हटाने में, काटने में मदद करता है लाइसोसोम। यदि लाइसोसोम ना रहे मेंढक के केस में, हट जाए, यदि केमिकली हम हटा भी देते हैं डेलिबरेटली, तो फ्रॉग एडल्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं। कैथेप्सिन एंजाइम है ना, कैथेप्सिन। ओके, चलिए इतना काफी है, और भी बहुत सारा चीज ना नहीं बताएंगे। बहुत सारे फैट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होते हैं, जिसके चलते न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, मेनी आर देयर। ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन करने वाला लाइसोसोम तो है नहीं, तो बहुत सारे तरह तरह के बीमारियां से हम ग्रसित हो सकते हैं। खैर, ये पढ़ोगे आप लोग मेडिकल में। ठीक, बता दे डिजीज, बता दे या फिर छोड़ दे, पूछेगा नहीं एग्जाम में। टेल मी, चीज को बता दे या रहने दे। छोड़ दीजिए सर। ओके, चल देन आई एम लीविंग। नेक्स्ट विल स्टडी वैक्यूल। वैक्यूल इसमें अट जाएगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गन इज वैक्यूल। चलिए वैक्यूल का डेफिनेशन देखते हैं। वैक्यूल एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट या फिर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया है। नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया कहने का मतलब जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो सेम कंटेंट वैक्यूल के अंदर नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉन साइटोप्लाज्मिक area present in the cytoplasm डबल मेम्ब्रेन होगा या सिंगल मेम्ब्रेन होना है लाइसोसोम के पास? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, बना है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट्स बनाते चलेंगे जी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन वैक्यूल कैन बी ऑफ सेवरल टाइप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विथ रिस्पेक्ट टू WRT function and a vacuole can be of 4 types. Four different types. और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। अरे यार,
फाइन, चलिए चारों डिफरेंट टाइप्स के हम वैक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल, गैस वैक्यूल। चलिए सबके बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जनरली प्रेजेंट रहता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में, है ना। इसका फॉरमोस्ट फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन? Regulation of salt and water. हाँ, it is present in ठीक है फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। फाइन, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में ये प्रेजेंट रहना है। लाइक एमेवा, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास, ये एल्गी हो जाएगा। फाइन, इसका मेन फंक्शन क्या होगा जी? ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? सब वैक्यूल देखते हैं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट रहना है। प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। समझ पाओगे? पी एंड ए समझ पाएंगे? Yes, sir. ठीक है। 90% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय दिस इन प्लांट। उन्होंने बहुत बार लिख चुके हैं, ये रिपीट नहीं करेंगे। हटाओ। टोनोप्लास्ट टर्म यूज किया जाता है किस में? टोनोप्लास्ट टर्म is used Membrane of vacuole. Membrane of vacuole. for vacuole membrane in plant. Fine, moving forward. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल किसको कहते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम। फेगोसोम कहने का मतलब भोजन जो इंटर करा है, ठीक ना। एंडोसाइटोसिस हुआ है ना, छोटा सा वेसिकल बना है ना, उसको फेगोसोम कहेंगे। ठीक है, फेगोसोम इज कॉल्ड फूड वैक्यूल या डाइजेस्टिव वैक्यूल। आगे बढ़ते हैं।
ये प्रेजेंट रहता है किस में? प्रोटिस्ट में, हायर एनिमल्स में, सिलेंट्रेट्स में। प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट्स, higher animals, coelentrates, protista, higher animals. फाइन, आगे बढ़ते हैं। गैस वैक्यूल के बारे में जानते हैं। ये प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोट्स में। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, साइनोबैक्टीरिया। इसके पास होता क्या है? Has gas which maintains buoyancy। ठीक है, buoyancy मेंटेन करने के लिए होता है। और गैस वैक्यूल इन तीनों वैक्यूल से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसका मेम्ब्रेन प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है, बाकी सबका मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना हुआ है ना, लेकिन इसका मेम्ब्रेन बना हुआ है प्रोटीन से। ठीक है, अनलाइक अदर vacuoles, VACUOLE vacuoles, membrane, its membrane is made up of प्रोटीन। प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए इसको सीडो मेम्ब्रेन या सीडो वेकल भी कह सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज, इट मतलब कि गैस वैक्यूल को नोन एज सीडो वैक्यूल। ठीक है, सीडो वैक्यूल कहेंगे इसको। फाइन, ये खत्म होता है एपिसोड यहीं पे। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, उसके बाद दूसरा ऑर्गेनल देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे रह गया है। GERL सिस्टम। GERL, ठीक है, GERL सिस्टम क्या है? व्हाट इज GERL सिस्टम? GERL सिस्टम कहने का मतलब होता है जब गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम है ना, सब एक साथ काम करेंगे, इसी को टुगेदरली हम लोग कहते हैं GERL सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? GERL सिस्टम गोल्गी बॉडी, endoplasmic reticulum and lysosome, togetherly called system। फाइन, और कुछ बताने वाला था क्या? हाँ, इसमें ठीक है, सेफ वैक्यूल कुछ कुछ मटेरियल को स्टोर भी करता है, जैसे कि मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इट स्टोर्स शुगर, water soluble pigment,
एंथोसाइनिन, अमीनो एसिड, एस्टर, फाइन, ये सब। फाइन, चलो इस अब मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। उसके बाद हम लोग माइक्रो बॉडी से स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको पढ़ लो, कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेंगे झट से। ओके, चेक इट आउट। कोई डाउट होगा तो जल्दी से पूछ लेंगे, नहीं तो मैं माइक्रो बॉडीज पे पहुंच रहा हूँ। प्रिंसिपल एंजाइम कहने का मतलब सबसे ज्यादा वही रहेगा। हाँ, चीफ एंजाइम। हेलो, हाँ जी बोलो। Yeah, this is okay. Madam, shall I call you later? Right now I'm in class. Right now I'm an active member of that. I'm active. Yes. It is going on. It is going on, madam. Shall I call you after half an hour? Right now I'm in class. Okay. पानी नहीं। ठीक है, हो गया? कुछ डाउट है? नो सर। ओके। ओके देन, अभी स्टार्ट करते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज कहाँ गया? हाँ, माइक्रो बॉडीज कौन से माइक्रो बॉडीज है बता पाओगे जी आप लोग? स्फेरोसोम्स, स्फेरोसोम, ठीक है, और पेरोक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम, फाइन, ग्लाइकोक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम। ओके ओके, ठीक है। इन तीनों को टुगेदरली कहा जाता है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज इसलिए कहते हैं बिकॉज इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, है ना?
ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। Microbodies, single membrane cell organelles है, these are the collection of single membrane cell organelles। फाइन, जिसकी डायमीटर या फिर साइज बोलेंगे कुछ इस तरीके से होता है, whose size are in the range of 0.2 to 1.5 micrometer in diameter। ओके, ये ठीक है। इन माइक्रोबॉडीज के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, रेस्पिरेशन में नहीं। ठीक है, these microbodies contains enzymes which participate in, ध्यान देंगे पार्टिसिपेट करता ऑक्सीडेशन में, ना कि रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन इज आल्सो एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस, मतलब कि एटीपी का सिंथेसिस से लेने देना नहीं है। PARTICI participate in oxidation but not in respiration। What is respiration? Breakdown of food to release energy. Yeah. So list of microbodies are peroxisome, 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 glyoxysome, fine, spherosome। स्फेरोसोम है ना। चलो तीनों में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। स्फेरो पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, and then spherosome। ठीक है, देखते हैं पेरोक्सिसोम के बारे में। ये प्लांट में और एनिमल में दोनों प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन यहीं से आता है जी, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट रहता है, बहुत दिन तक रहता है सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम प्रेजेंट रहता है सिर्फ प्लांट में, प्रेजेंट इन प्लांट्स। एंड स्फेरोसोम है ना, ये प्लांट में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन प्लांट। ऑकरेंस हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, पेरोक्सिज्म का फंक्शन ये होता है कि इसके पास एंजाइम होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम होता है और वो ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। राइट, एनिमल में अलग तरीके से करता है, प्लांट में अलग तरीके से करता है। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जो की पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे। हैज peroxidase enzyme राइट, इट हैज peroxidase enzyme, ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, its enzyme produces H2O2 and degrades H2O2। ठीक है, H2O2 बनाता भी है और तोड़ता भी है। चलो, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग ना, सो इसी को रहने देता हूँ। peroxidase enzyme known to degrade toxicity ठीक है, नॉन टू डिग्रेड टॉक्सिसिटी। फाइन, टॉक्सिसिटी को डिग्रेड करता है ये। डिग्रेड्स ये याद रखेंगे, H2O2, देखो ये H2O2 को कैसे तोड़ता है ये। H2O2 के ऊपर काम करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन, है ना। इस तरीके से H2O2 इज क्या बोलेंगे, थोड़ा टॉक्सिक होता है। फाइन, टॉक्सिक होता है। ठीक है, प्लांट्स के केस में ये फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। इन प्लांट फोटो रेस्पिरेशन वाला एपिसोड चलेगा प्लांट में, प्लांट फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन occurs in photorespiration occurs due to participation of peroxism also। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कौन से सेल ऑर्गेनल में फोटो रेस्पिरेशन होता है। फाइन, तो पेरोक्सिज्म यदि है तो पेरोक्सिज्म पे टिक करेंगे, यदि तीनों सेल ऑर्गेनल्स है तो तीनों पे टिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, फोटो रेस्पिरेशन PHOTORESPIRATN occurs in chloroplast, occurs due to joint activity of peroxisome, chloroplast, peroxisome, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। इन तीनों सेल ऑर्गेनल्स मिलके, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू ग्लाइऑक्सिज्म।
पहले ही मैंने बताया ये प्रेजेंट रहता है सिर्फ प्लांट में। तो ये करता क्या है ग्लाइऑक्सिसोम, ये फैट को कन्वर्ट करता है शुगर में, है ना, फैट को कन्वर्ट करता है शुगर में। ग्लाइऑक्सिसोम का नंबर सीड जर्मिनेशन के दौरान बढ़ जाता है। नंबर ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम इंक्रीजेस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, क्योंकि सीड जर्मिनेशन के दौरान ज्यादा एटीपी चाहिए, ज्यादा एटीपी के लिए ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है उस समय बाय ब्रेकिंग डाउन द फैट, ठीक ना, इट ब्रेक्स फैट इनटू शुगर, ठीक है। इस फिनोमेनन को, दिस प्रोसेस इज known as gluconeogenesis। ये इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। फाइन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ध्यान से सुनेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस कहने का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को इस्तेमाल करके शुगर बनाना, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। okay, this happens during seed germination in fatty seed like castor। ठीक है, कैस्टर वाले सीड में होगा, ग्राउंडनट में होगा, ठीक है, कैस्टर और ग्राउंडनट में होना है। नेक्स्ट इज स्फेरोसोम। फाइन, स्फेरोसोम, स्फेरोसोम उल्टा काम करता है ग्लाइऑक्सिसोम का, है ना। तो ये क्या करेगा, शुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा फैट में, और ये प्रेजेंट रहता है, इसका नंबर ज्यादा होगा इन मैच्योरिंग सीड, है ना, जो सीड मैच्योर हो रहा है अभी मदर बॉडी पे प्रेजेंट है, तो उसके पास ये कंडीशन होना है। फाइन, synthesis and storage fat occurs in spherosome। Fine, it happens in maturing seed, है ना। मैच्योरिंग सीड मतलब कि भोजन स्टोर करना है उसको, फैट के फॉर्म में स्टोर होगा। फाइन, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, तो फैट बनेगा किससे, ग्लूकोज से बनेगा। फाइन, मैच्योरिंग सीड, फाइन फाइन फाइन, ओके ओके ओके, ठीक है, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फैटी एसिड। फैटी सीड से एसोसिएटेड है ये भी। फाइन, ये खत्म होता है एपिसोड यहीं पे, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस, बस दो टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस। और एक काम करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मुझे नोट्स देखना है, ठीक है, मुझे नोट्स देखना है, मुझे नोट्स चाहिए स्कैन करके।
थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूँ साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। साइटोस्केलेटन आप मान के चलिए स्केलेटन का तरह कुछ स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि हड्डी है हम लोग के अंदर। हड्डी का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाना। सेम उसी की तरह सेल के अंदर भी कुछ फाइबर्स होते हैं, ओके, दैट फाइबर इम्पार्ट some shape, structure, and also participate in locomotion and movement। जैसे कि मैं जिक्र करूंगा सिलिया एंड फ्लैजिला का, है ना। तो सिलिया एंड फ्लैजिला फाइब्रस प्रोटीन से बने हुए हैं, रस्सी की तरह प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना। उसी रस्सी की तरह स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। स्केलेटन से इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वो एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, लोकोमोशन में पार्टिसिपेट करवा रहा है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही एनालॉजी है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है ना। वो फाइबर किस चीज से बना हुआ है ये जानेंगे, फंक्शन देखेंगे, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। शुरू से आप लोग जानते आ रहे हो 9+0 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है ना, वो सब डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सिलिया फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलिया एंड फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ओके, ये डिस्कस करेंगे। और क्या बचा, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। फाइन, लेट बी, उसको साइड में रखो। अभी आज के लेक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछना है, जल्दी पूछो। स्टिल वी हैव 6 मिनट, अपना अपना क्वेश्चन भेजें, सॉल्व किया जाएगा।
Fine. About this I'll discuss in the next class. Fine. चलो मैं sign off कर रहा हूँ. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.